हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वही सीरीज जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे 2018 का पूरा पेपर, वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं सारे ही सेट्स के क्वेश्चन कवर करूंगी। यहाँ पर हमारे आए थे 3 सेट्स 1, 2 एंड 3, तो हम पूरा सेट 1 सॉल्व करेंगे, फिर सेट 2 के वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेट 1 में नहीं थे, सेट 3 के वो जो बाकी में नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। 2018 में हमारे आते थे 5 सेक्शंस, तो हम सारे सेक्शंस करने वाले हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस होंगे हमारे 1 मार्क के, सेक्शन बी के होंगे हमारे 2 मार्क्स के, एंड सेक्शन सी में होते हैं 3 मार्क्स। सेक्शन 4 में हमारा आता है एक ही क्वेश्चन जो होता है केस स्टडी, जो कि होता है 4 मार्क्स का, और बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारे लास्ट सेक्शन में चले जाते हैं जिसका नाम होता है सेक्शन ई। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। जल्दी से रेडी हो जाओ, अपना पेन एंड सब कुछ लेकर, पानी वानी पी कर अच्छे से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट एवरीवन नोज। क्योंकि यहाँ से हमको आइडिया पड़ता है कि भैया बोर्ड का जो पेपर बना रहा है ना, वो किस माइंडसेट से पेपर बना रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट में बोला गया है कि वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कवर्ड विद द ग्लास सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट नाउ रिड्यूस्ड बाय 50%। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अगर पहले इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू y था, तो अब जो I2 है वो 50% रिड्यूस हो गया, मतलब हाफ हो गया है, I/2 हो गया है। आपको निकालना है I max एंड I minimum। ठीक है, तो I max का फॉर्मूला होता है दैट इज √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर, एंड I minimum का फॉर्मूला होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वहां पे आपने फ्रिंजेस की मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी फॉर्मूले देखे थे। अब अगर आप I max निकालोगे इस केस में तो क्या हो जाएगा, √I प्लस √I/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √I प्लस 0.5y का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 2.99। तो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी ये आ गई। मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो मिनिमम इंटेंसिटी आपकी हो जाती है। अब देखो ये ध्यान रखना कि ये कंडीशन तब आई थी जब थीटा इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता था फॉर्मूला, √I1 स्क्वायर प्लस √I2 स्क्वायर प्लस 2 √I1I2 cos थीटा, ऐसा वाला फॉर्मूला याद है? चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पर हो जाएगा I माइनस I/2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, √, ये क्या है √। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर √I माइनस 0.5I का होल स्क्वायर विच इज 0.086I। तो ये आपका I मिनिमम आ जाता है। अब आपको निकालना क्या है, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने को बोल रहा है, तो I max अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू 2.9I अपॉन 0.086I। I से I हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2.9 अपॉन 0.086। इसको चाहो तो आप और भी सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये निकल कर आएगा कुछ अप्रोक्सीमेटली, तो ये निकल कर आया कितना है 33.8। तो यहीं पर आप अपना कंक्लूड कर दोगे द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज 33.8। यहीं पर आपका ए पार्ट हो जाएगा सॉल्व, और आप देखोगे अपना बी पार्ट। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। और 16th में ए एंड बी पार्ट्स थे, जो दोनों ही मिलकर 3 मार्क्स के क्वेश्चन था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर लिखना है इस बी पार्ट में भी। बी पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो किस तरीके के फ्रिंजेस बनेंगी यहाँ पर। अब अगर हम व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो हमारी जो सेंट्रल फ्रिंज होगी या फिर जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो हमारा होगा व्हाइट लाइट का, और बाकी जो कलर्ड जो आपकी कलर्ड जो फ्रिंजेस होंगी वो डिफरेंट पोजीशन पर फॉर्म होगी। तो ये रहेगा फ्रिंजेस का पैटर्न इन दिस केस।
ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में इसको लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वाई सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो व्हाइट लाइट का होने वाला है, बाकी जो डिफरेंट कलर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर फॉर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना 17th क्वेश्चन नाउ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें बोला गया है कि अ सिमेट्रिक बायकॉन्वेक्स लेंस, बायकॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ बायकॉन्वेक्स लेंस जिसकी हमारे पास रेडियस दी गई है आर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है आर, एंड ये जो ग्लास से बना गया है वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो ग्लास से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया गया है 1.5 as placed on a layer of a liquid placed on the top of the plane mirror। अब यहाँ पर तो लिक्विड नहीं है तो आपको एक इमेज बनानी पड़ेगी फर्स्ट केस के लिए, तो हम मान लेते हैं, तो हमने क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे बोला है कि एक लिक्विड है इस प्लेन मिरर के टॉप पर, तो हमने एक लिक्विड फिल कर दिया है यहाँ पर, ये रेड कलर से जो है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू एल, इसका हमको दिया गया है म्यू जी 1.5। एन ऑप्टिकल निडल with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis, इस along के जब मूव कर रहा है until its real inverted image। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी यहीं पर फॉर्म्ड हुई है, जो कि इमेज फॉर्म्ड हुई है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, coincides with the needle itself। तो इसकी जो इमेज फॉर्म हुई जो निडल से ही कोइंसाइड करेगी, यहाँ पर भी फिगर में दिया है दिस इज अ इमेज एंड दिस इज अ निडल, तो यहाँ पर ये कोइंसाइड कर रही है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस मेजर टू बी एक्स, जब आपका लिक्विड है तो ये इस निडल की मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है लिक्विड होने पर वो आपकी है एक्स। अब ये अगर आप लिक्विड हटा देते हो तो रिपीट करते हो एक्सपेरिमेंट, तो हम मान लेते हैं जब लिक्विड नहीं है वो ये वाला केस है, तब आपकी जो डिस्टेंस है निडल से यहाँ तक की वो डिस्टेंस है आपकी y। आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे ये म्यू एल फाउंड करना है एक्स एंड वाई के फॉर्म में। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कि जब हमारी इंसिडेंट रेस ग्लास पर आई वो यहाँ पर गई, ऐसे ये आई थी और इससे टकरा के वो वापस यहाँ पर गई होगी, ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर है, ये इधर से आई होगी, यहां से टकरा के ऐसे गई होगी, तो ये जो है आपकी दो पैरेलल है, यहाँ पर इस लिक्विड में दो पैरेलल रेस तरह फॉर्म हो रही है और वो वापस यहीं पर जाके कोइंसाइड हुई जहां पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जहां पर दो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेस जो है मिलती है उस वहां पर हमारी इमेज फॉर्म होती है, एंड जब वो इमेज जहां पर फॉर्म होती है उसकी ही डिस्टेंस जो है वो हम उसे क्या कह देते हैं, वहां पर फोकस कह देते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फिर फोकल लेंथ कहलाती है। यहाँ पर हमारे पास दो लेंस हैं, देखो कैसे, एक आपका है कॉन्वेक्स लेंस और एक आपका जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है, देखो ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या है, प्लेनो कॉन्केव लेंस। ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो x है, जब आपका लिक्विड प्रेजेंट है वो किसके बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट केस के लिए फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस कितनी है, x है, जिसको हम मान लेते हैं f, ठीक है, क्योंकि ये फोकल लेंथ है। ये कब की कंडीशन है, जब हमारा लिक्विड वहां पर प्रेजेंट है। अब इस केस में क्या होगा, जब लिक्विड प्रेजेंट नहीं है तो ये जो फोकल लेंथ है ये सिर्फ इस लेंस की है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप लिखोगे सेकंड केस में व्हेन लिक्विड इज नॉट प्रेजेंट देन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो है आपकी F1 विच इज इक्वल टू y, ठीक है, F1 मान लिया आपने इसको। अब हम मान लेते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, हमारे पास प्लेनो कॉन्केव की हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट प्लेनो कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ बी F2, हमने F2 मान लिया। अब हम जानते हैं कि इफेक्टिव फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, तो आप लिखोगे देयरफॉर इफेक्टिव फोकल लेंथ
मैं FL लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना। क्या फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर ये f किसका हो जाएगा, ये है दोनों का मिला के, f1 है आपका सिर्फ कॉन्वेक्स का, f2 हो जाएगा आपका किसका, ये प्लेनो कॉनकेव का। हमारे पास f2 की वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो हम यहाँ से f2 निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 1/f2 हो जाएगा आपका 1/f माइनस 1/f1। ठीक है, आपके पास f है x, f1 है y, ये आ जाएगा आपका, जो आपका यहां से निकल कर आएगा y माइनस x अपॉन एक्स वाई, ये आया है आपका 1/f2। तो f2 क्या हो जाएगा यहां से, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। तो आप इसको आप ले लोगे इक्वेशन 1। क्या ले लिया हमने, इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ f2 की वैल्यू, क्योंकि मुझे वहां पर रब करना पड़ेगा। ये है आपकी इक्वेशन 1, और x जो है वो आपका f के बराबर है, y जो है वो f1 के बराबर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कॉन्वेक्स लेंस जो है, इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम अज्यूम करें इस तरीके से मान लें, ठीक है, हमारे पास इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो जो कि यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, कि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी सेम है, तो ये कितनी होगी आपकी r पॉजिटिव r, और इधर वाली कैसी होती है, नेगेटिव r, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो चलो यहां से ये समझ में आ गया। अब यहां पर इस केस के लिए हम क्या लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर द ग्लास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आपका अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए। तो उसके लिए हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है, f1, 1/f1 इज इक्वल टू म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इज द फॉर्मूला। यहाँ पर जो आपका r1 है वो कितना हो जाएगा r, और r2 जो है वो होगा नेगेटिव r, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल्सो, ये आप लिख सकते हो। 1/f1 इज इक्वल टू म्यूजू की वैल्यू हमारे पास है 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r। 1/f1 इज इक्वल टू 0.5, और ये हो जाएगा 2/r। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 1/f1 इज इक्वल टू 1/r। यहां से आप बोल सकते हो कि f1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू y, क्योंकि f1 क्या है, y था ना, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू f1। तो यहाँ से हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके बराबर आ गई है, y के बराबर। ठीक है, इसको आप ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, चलो यहां तक की बात भी हो गई क्लियर। अब हमारे पास क्या हो गया, दो इक्वेशन आ चुकी है। पहली इक्वेशन आपकी ये रही, f2 मालूम पड़ गया आपको x y के टर्म में, f1 भी मालूम पड़ गया आपको y के टर्म में। इतनी बात हो गई है। अब मुझे ये बताओ कि इस केस में तो हमारे पास सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस था, बट इस केस में हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस भी है और प्लेनो कॉन्केव लेंस भी है। तो क्या हम प्लेनो कॉन्केव लेंस में लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि यहीं पर तो म्यू एल है, और हमें एट द एंड ऑफ द डे निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसलिए सारा सब कुछ किया जा रहा है कि f2 की वैल्यू भी हमने एक्स वाई में निकाली, f1 की भी निकाली। अब यहाँ पर लगाएंगे, तो आप पहले सबसे पहले यहाँ से ये समझो कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कुछ आपका इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से ही है ना, देखिए इसकी पोजीशन मैंने यहाँ पर बनाई थी, इसको मैंने इससे वर्टिकली खड़ा कर दिया है। अब आप जानते हो कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है इंफिनिटी, एंड इस जो है ये प्लेनो कॉन्केव, इसका जो ये है यहां से इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 क्या हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा। इतनी बात हमने क्यों करी है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला में आपकी R1 R2 का कंसीडरेशन होगा, इसीलिए की है। तो फिर से मैं लिख नहीं रही हूं, फिर आप लिखोगे 1/f इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब बस मुझे आप यहाँ पर इतना आंसर देना कि यहाँ पर आप कौन सा f लोगे, f लोगे कि f1 लोगे कि f2 लोगे, ये बताओ। चलिए बताइए जल्दी। तो आपका आंसर यहाँ से मुझे मिलना चाहिए, जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ कि देखो f किसकी फोकल लेंथ थी जब ये दोनों कंसीडरेशन था, अब इसकी क्या फोकल लेंथ थी
जब यहाँ पर सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस था उसको हमने माना था F1, तो अब बचा कौन सा है F2 ना, तो F2 हो जाएगी। F2 किसकी फोकल लेंथ हमने अज्यूम की थी, प्लेनो कॉन्केव लेंस की अज्यूम की थी, तो F2 हो गया। अब यहाँ से आपको ये दिखेगा कि 1/F2 इज इक्वल टू म्यू एल आपको निकालना है -1 और R1 1/∞ है, ये 1/R है, तो ये कितना बचेगा 1/∞ क्या हो जाएगा, उसे कंसीडर नहीं करेंगे हम, तो यहां से ये आएगा आपका -1/R। ठीक है, अब देखो 1/F2 इज इक्वल टू म्यू एल -1 और ये हो जाएगा R किसके बराबर है, F1 के बराबर है फ्रॉम द इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा -1/F1। ये कहां से आया, फ्रॉम दिस इक्वेशन आया। अब मुझे ये बताओ इस F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y/y माइनस x, तो 1/F2 की क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे y माइनस x/xy इज इक्वल टू म्यू एल -1 एंड ये F1 की वैल्यू क्या है y -1/y। ठीक है, अब मैं इसको भी रब कर देती हूँ। अब यहां से अब ध्यान से देखो दोनों LHS और RHS को, तो क्या आपका ये y से y कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा हमारे पास y -x/x इज इक्वल टू म्यू एल -1 और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया बाहर की तरफ। चलो मान लेते हैं ये नेगेटिव साइन को अब हम इधर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा x y/x इज इक्वल टू म्यू एल -1। और भी अगर इसको सॉल्व करोगे तो x y/x ये -1 जो इधर जाके +1 हो गया। आपका जो म्यू एल है वो कितना आ रहा है बच्चों, -y/x आ गया है। तो क्या हमें हमारा आंसर मिल गया है, यही तो चाहिए था। कैसे मैंने बोला, क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए था लिक्विड का इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यहाँ पर निकल आया है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को। आप एंड में इसको ब्लॉक में डालोगे, अपना आंसर लिख दोगे। बस यहाँ पर ही थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे से नीट एंड क्लीन करना जैसे आपको पूरे 3 मार्क्स मिले। थिंग्स क्या याद रखनी है कि पहले दोनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, दोनों कंडीशंस के लिए अलग अलग आपको लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है। फिर आपको ये बस दिमाग में रखना है कि हमारा गोल है म्यू एल निकालना इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे, आपको ये करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और यहीं पर आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की सेट 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें भी आपके ए एंड बी पार्ट्स हैं और ये पूरा ही जो क्वेश्चन है वो कैरी करेगा 3 मार्क्स। और ए पार्ट को रीड करो तो ए पार्ट में बोला गया है कि स्टेट बोर्स पोस्टुलेट टू डिफाइन द स्टेबल ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन आइटम, हाउ डज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्बिट्स। तो आई थिंक ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इस चैप्टर से ना कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक न्यूमेरिकल्स बनेंगे या फिर आपके ये वाला थ्योरेटिकल में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस पे स्टार मार्क कर लेना। और वैसे आप जितने जैसे पेपर सॉल्व करोगे ना, आपको आइडिया पढ़ने ही वाला, क्योंकि हम कर ही इसीलिए रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, ताकि आपको एक आइडिया पड़े कि किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको अपना क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बोर के पोस्टुलेट कहा क्या था। बोर ने क्या कहा था कि दैट इज जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यही मैंने पूरी बात देखी, आप इसको रीड कर लेना। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा n जो है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ऑर्बिट का, तो क्या होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा, जिसको हम बोलेंगे कि स्टेबल ऑर्बिट। वो भी यहाँ पर ये सब चीजें लिखी है, आप उसको भी पढ़ लेना। अब अगर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात करें तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ये कहा था कि जो डी ब्रोगली वेव्स हैं उनमें जो आपका सरकमफ्रेंस होता है nth ऑर्बिट का या फिर ऑर्बिट का, दैट कंटेन्स द वेवलेंथ, ठीक है, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ वो रखती हैं, ये बोला था। तो यहाँ पर डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द nth ऑर्बिट की बात होगी, तो जो ये रेडियस है ये nth ऑर्बिट की हो जाएगी, तो मैंने उसको RL ले लिया है, दैट इज द किसके बराबर है, ये होल नंबर ऑफ वेवलेंथ। n आपका ये नंबर हो गया उस ऑर्बिट का और लैम्डा हो गया है। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, n है आपका nth ऑर्बिट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/p और h/mv। ये क्या होता है, ये मोमेंटम होता है विच इज इक्वल टू द मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस जगह पर क्या रखोगे, आप रखोगे NH/mv, आपने लैम्डा की जगह रख दी है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस MV को हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा MVRN, एंड इस 2 पाई को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा NH/2 पाई। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया जो बोल रहे थे। ये क्या बोल रहे थे बोर जी बोल रहे थे ये जो आपका होता है, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं से दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो n क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट्स, तो वही हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो हमने डी ब्रोगली के लेकर हमने अपनी इस चीज को प्रूफ किया, मतलब ए पार्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट। अब यहाँ पर आपको मार्क्स लिखा है 3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी वाला पार्ट 3 मार्क्स का, इसका मतलब ये है कि ए एंड बी दोनों ही मिलकर कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं। इस बी पार्ट में बोला गया है कि अ हाइड्रोजन आइटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट, इनिशियली किस पर है, वो ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्या होता है कि वो n=1 वाली कंडीशन अब स्टेट पर है, एब्जॉर्ब्स अ फोटोन व्हिच एक्साइट्स इट टू द n=4th लेवल। ठीक है, n=4th लेवल से उसने क्या लिया है, उसने एक एब्जॉर्ब करा है फोटोन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इस फोटोन की आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में n=1 n=4, तो हम इसको क्या मानेंगे, n1, इसको हम मानेंगे n2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या यूज करें, किस तरीके के फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर, आपके यहाँ पर फॉर्मूला है रिडबर्ग फॉर्मूला। तो रिडबर्ग फॉर्मूले में क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर R इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम इजीली जानते हैं। 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 1/1 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर आप देखोगे 1.097 इंटू 10⁻7 और ये निकल कर आएगा 1 माइनस 1/16 दैट इज 15/16। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कैलकुलेट होगा आपका, तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, 1/λ कितना आया है, 1.028 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, क्योंकि 1/λ है। ओके, चलो ये भी बात हो गई। अब इसके बाद मुझे बताओ, आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, ये म्यू। क्या म्यू और लैम्डा के बीच में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। दैट म्यू इज इक्वल टू c/λ। सी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ c/1/λ। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। लैम्डा की वैल्यू 1/λ की वैल्यू अभी आपने निकाली, दैट इज 1.028 इंटू 10⁻7। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी फोटोन की। तो म्यू कितना निकल कर आएगा आपका, 10⁸, 10�7 मिलकर हो गया 10⁻15। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये अप्रोक्सीमेटली निकल कर आएगा 3.09। अब क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो इसकी यूनिट होगी हर्ट्ज। तो यहां पर आप लिखोगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इज 3.09 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये भी क्वेश्चन सॉल्व। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप ट्राई करोगे अटेम्प्ट करने का तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत सिंपल है, इजीली होगा और पूरे के पूरे 3 मार्क्स आपके लॉक हो जाएंगे। चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसमें बोला गया है ए पार्ट में एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बाय यूजिंग द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस द मास नंबर ए। तो आप सबसे पहले ना यहाँ पर एक फिगर देखो जो कि एक प्लॉट है, ये है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे क्या है आपका मास नंबर है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है 0 to 50, 100, 150, 200, 250 और 0, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, आप यहां पर देखोगे कि ये 0 to 50 तक की रेंज में, या फिर आप ये कहो कि ये वाली रेंज में हम मान लेते हैं इसको 20। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इससे छोटे वाले नंबर पे आपको देखोगे कि किस तरीके के हैं 2H 3H ये। तो यहां पर जो आपका है ये यहाँ पर लाइटर न्यूक्लियाई अवेलेबल है। ठीक है, अब वही अगर आप यहां से यहां तक की कंडीशन पर जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहां तक कि ये जो मिड न्यूक्लियाई हैं
और इस केस के बाद जो है आपका थोड़ा सेचुरेशन आ जाएगा यहाँ पर कि आप कह सकते हो A ग्रेटर देन 200 या फिर A ग्रेटर देन, आप जो भी इस पॉइंट को लो, 200 के बाद जो है आपके सेचुरेशन आ रहा है, मतलब हैवी न्यूक्लियाई आ गए। और यहाँ पर छोटे छोटे पीक्स आपको देखेंगे, देखो कितने छोटे 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 से पीक्स हैं, है ना। तो ये आपके लाइटर न्यूक्लियाई हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर हम लाइटर न्यूक्लियाई टू हैवी न्यूक्लियाई भी जाते हैं तो हमको मोर बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होगी। मोर बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होगी तो रिलीज ऑफ एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है, बताता क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है। मतलब क्या होता है कि मोर बाइंडिंग एनर्जी द मोर स्टेबल योर न्यूक्लियस, है ना। तो जब हम लाइटर टू यहां से यहां तक जाएंगे तो हमको एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ये छोटे छोटे जो न्यूक्लियाई हैं वो मिलके एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे। जब वो हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे तो रिलीज भी करेंगे एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी भी बहुत चाहिए होगी, उनको दम चाहिए ना, एनर्जी चाहिए, तभी तो सारे मिलके काम करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएंगे ना। तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी होगी, छोटे छोटे मिलकर बड़े बनाएंगे, मतलब फ्यूजन हो रहा है ना। तो यहां पर भी वही काम, यहां पर आपका हो गया लाइटर टू हैवी न्यूक्लियाई। अगर आप गए लाइटर टू हैवी गए तो आपकी कौन सी रिएक्शन हुई, फ्यूजन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप हैवी न्यूक्लियस को लाइटर न्यूक्लियाई तक लेकर आओगे तो मतलब हैवी न्यूक्लियस को फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होना पड़ेगा। जब वो फ्रैगमेंट्स में एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी चाहिए उसके लिए उसको क्या चाहिए, मोर बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। जब मोर बाइंडिंग एनर्जी चाहिए उसको तो वो रिलीज भी करेगा एनर्जी। जब वो रिलीज करेगा तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, फिजन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली। देखिए पहले आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो एकदम से बढ़ी, देन डिक्रीजेस स्लोली एंड बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम कहां पर हुई, यहां पर आके बाइंडिंग एनर्जी जो है इस पूरे ग्राफ में यहां पर क्या है, मैक्सिमम है। उसको यहां पर बोल दिया है, उसकी जो एनर्जी है वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या बोला, अगेन डिक्रीजिंग, दिस शोज द न्यूक्लियस विद मास नंबर ए लेस देन आर लेस स्टेबल, ठीक है। फिर से वो डिक्रीज होने लगी तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है लेस स्टेबल है। तो बट द सम न्यूक्लियस एज हीलियम, कार्बन, ये इवन न्यूक्लियाई है, आर स्टेबल। कौन कौन से, उन्होंने बोला कि कुछ जो है यहाँ पर इस तरीके के भी आएंगे जो कि आपके इवन न्यूक्लियाई होंगे, वो स्टेबल होंगे, ठीक। ये कौन से रिएक्शन पर है, ये जो न्यूक्लियाई है विद द मास नंबर ए लेस देन इक्वल टू 20 शोज द फ्यूजन रिएक्शन। क्यों फ्यूजन रिएक्शन बताया मैंने, क्योंकि लाइटर टू हैवी तरफ जा रहे हैं तो छोटे छोटे मिलके बड़ा बना रहे हैं, वही मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है। And have a low binding energy per nuclei in comparison to this one. Thus, when the two lighter nuclei जो हैं fuse to form a heavy nucleus, the binding energy per mass number या per nucleon of the fused is more than the binding energy per nucleon ऑफ लाइटर एनर्जी। तो यहाँ पर इन द एंड ऑफ द डे क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन हो जाए, फ्यूजन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको बैकवर्ड लिखोगे, लाइक फ्रॉम दिस वन टू दिस वन केस के लिए लिखोगे तो वहां पर आपका होगा क्या, एक हैवी न्यूक्लियाई को ब्रेक होना पड़ेगा सेवरल फ्रेगमेंट्स में, तो वहां पर भी क्या होगा, बिल्कुल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल वहां पर। तो जितना मैंने अभी समझाया था उसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आप चाहो तो इसको आराम से लिख सकते हो, नहीं तो अपने वर्ड्स में लिखोगे, दैट इज मोर कंफर्टेबल टू यू, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि लाइटर टू अगर हैवी गए तो क्या हो रहा है, हैवी टू यहाँ तक आए तो क्या हो रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर फिजन एंड फ्यूजन हो रही है। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्क्राइब इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में यही पूछा गया है और इस ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, इसका बी पार्ट। चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन का बी पार्ट। अभी यहाँ पर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, 3 मार्क्स का है, मतलब ए एंड बी पार्ट दोनों ही मिलकर फॉर्म क्या कर रहे हैं, 3 मार्क्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस बी पार्ट में बोला है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। मतलब ये क्या गिवन है आपके पास,
टाइम हाफ ईयर का। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एक्टिविटी टू रिड्यूस 3.125%। मतलब आपकी जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो गई है इतनी, यानी आपके पास ये क्या दिया गया है कि पहले जो R था अब वो रिड्यूस हुआ है, तो R/R0 आपको दिया गया है 3.125%। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.125/100। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, टी हाफ आपको गिवन है। अब हमने इस चैप्टर के अंदर, न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा बता देती हूँ। वी नो दैट R/R0 इज इक्वल टू हाफ एन। पढ़ा है कि नहीं? यहाँ पर ये जो n क्या होता है, n होता है आपका T/T हाफ। अब यहाँ पर ये जो T है वो क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, टी हाफ क्या है आपकी, हाफ लाइफ। ओके, अब मुझे ये बताओ यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ 3.125/100 इज इक्वल टू हाफ एन। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/32 इज इक्वल टू हाफ एन। फिर ये हो जाएगा क्या, 2 की पावर कितनी, 16 2 जा मतलब 2 की पावर 5, तो ये पूरा आप ले लो हाफ इक्वल टू 5 पर आपका कितना बनेगा 1/32, क्योंकि 1 की पावर 5 भी 1 होगा, 2 की पावर 5 32। ठीक है, अब जब दोनों एक साइड आपका सेम आपका हो गया है बेस, तो पावर क्या हो जाएंगी, सेम बेस तो पावर इक्वल, तो n इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 5 हो गया है by comparing both the sides. Now we know that n is equal to t/t half इक्वल टू 5। टी हाफ आपके पास गिवन है 5 इंटू टी हाफ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 दिया है ना, तो ये कितना हो गया 50 ईयर्स आपका आंसर आ गया है। किसके लिए, तो आप लिखोगे hence the 50 years it will take for the activity to reduce 3.125%। कितने साल लग रहे हैं उसको, 50 साल लग रहे हैं। ठीक है, कंक्लूड कर दोगे, एक ब्लॉक में डालोगे, अच्छे से वहां पे मेंशन करोगे, ये आपको जो दिया है सब कुछ लिखोगे गिवन करके। अभी तक समझ में आ ही चुका होगा कि किस तरीके से हमें स्टार्टिंग करनी है और कैसे हमें एंडिंग करनी है, तो वैसे ही आपको करना है। जब आप दोनों पार्ट अच्छे से कर लोगे तो आपकी ये जो मार्क्स है ना, ये आपके एग्जामिनर जो है ना वो लॉक कर देगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपके पास 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे ना तो आपको कुछ पता चलना चाहिए। देखते हैं क्या पता चलता है। ए पार्ट में बोला गया है कि अ स्टूडेंट वांट्स टू यूज 2 पीएन जंक्शन डायोड्स ऑफ टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू अ डायरेक्ट करंट। ड्रॉ द लेबल्ड सर्किट डायग्राम शी वुड यूज एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। सबसे पहली बात, अगर इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो थोड़ी देर पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, तो वो हो गई आपकी रेक्टिफायर। तो मतलब ये जो डायग्राम है ये तो रेक्टिफायर का तो है ही। अब हाफ वेव है कि फुल वेव है, तो यहाँ पर कितने पी जंक्शन डायोड यूज हो रहे हैं, 2 पी जंक्शन डायोड यूज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर होगा, है ना। उसी में 2 आपके थे डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड। तो यानी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताना है, उसकी वर्किंग बतानी है। अब यही क्वेश्चन डायरेक्ट आया था 2017 में कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विद द डायग्राम। कुछ याद अगर आपने देखा हो 2017 का भी पेपर का सॉल्यूशन अगर देखा है तो वहां पर भी हमने इसको सॉल्व करवाया था, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट था। यहाँ पर थोड़ा घुमा फिरा के पूछा, मतलब अगर आपको पता नहीं है ना कि किसमें 2 पी जंक्शन डायोड यूज होते हैं तो आप इसका आंसर ही नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम में अगर ध्यान दो तो उसमें क्या था, ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। ये रहा इसका प्राइमरी वाइंडिंग, ये रहा इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम सेंटर टैप्ड कर देते हैं, सेंटर से टैप्ड करते हैं, जिससे हम कनेक्ट करते हैं एक लोड रेजिस्टेंस। एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में ही हमारे दोनों डायोड कनेक्ट होते हैं, डायोड 1 एंड डायोड 2। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर टैप्ड होने के कारण इसको हम बोलते हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक,
इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर होता क्या है कि हम इनपुट में क्या देते हैं, एक एसी सप्लाई देते हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट को ही तो चेंज करना है ना, तो हमने एक एसी सप्लाई दी। जब हम ये एसी सप्लाई देते हैं इस जगह पर तो क्या होता है कि ये वाले जो पीक्स होते हैं, जब हमने पॉजिटिव एसी सप्लाई दी तो इसके जो पॉजिटिव पीक्स हैं ये डायोड D1 के पास जाएंगे, और जो नेगेटिव पीक्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, इसके डायोड D2 के पास जाएंगे। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव पीक्स आ रहे हैं, मतलब सिग्नल कुछ ऐसा था, तो ये गए इसके पास एंड ये गए इसके पास। अब क्योंकि ये डायोड इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव जब पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है, ये P होता है, ये N होता है, तो क्या कहलाता है हमारा, पॉजिटिव P से कनेक्टेड हो तो हम इसको कह देते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड। अब जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है तो वहां पर होता क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह हम शो करते हैं, मतलब यहां पर हम इसको इस तरीके से शो कर देते हैं। अब जब ये नेगेटिवली कनेक्टेड होगा तो ये हमारा हो जाएगा रिवर्स बाइस, जिसको मैंने आरबी लिख दी है, तो यहाँ पर हो जाता है ओपन सर्किट, जिसको मैंने ओसी लिख दी है, तो ये कुछ इस तरीके। तो अब जो करंट फ्लो होता है यहाँ से, वो यहाँ से होता है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा रोटर रेजिस्टेंस से, यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ओपन टर्मिनल हो जाएंगे। आ गई बात समझ में, आ गई कि नहीं? तो मैंने यहाँ पर उस लाइन में यही लिखा है कि इन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी एंड ए जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब D1 क्या है आपका, फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, D2 आपका है नेगेटिव बाइस्ड, और कन्वेंशनल करंट यहाँ पर फ्लो होगा D1 और RL से आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाली वेवफॉर्म दी, जिसको आप कहोगे नेगेटिव एसी वेवफॉर्म, क्योंकि हम जस्ट इन्वर्ट दे रहे हैं इसका, तो अब क्या होगा, ये वाले जो वेवफॉर्म्स हैं ये कहाँ जाएंगे, तो अब ये वाले जो हैं ये जाएंगे आपके इस टर्मिनल पर, मतलब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर अब जो हो जाएगा रिवर्स बाइस्ड और ओपन सर्किट, सिमिलरली डायोड D2 के। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बाइस्ड एंड शॉर्ट सर्किट। तो अब जो करंट, कन्वेंशनल करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा और आपको RL के थ्रू आपका आउटपुट मिल जाएगा इस XY टर्मिनल से, ठीक। तो इस तरीके से पहले आपको आउटपुट मिलेगा D1 के कारण, वो ये वाली पीक्स है, फिर आपको D2 के कारण जो पीक्स मिलेंगी वो ये वाली पीक्स है, दोनों का कंबाइंड जब आप वेवफॉर्म बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके की मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपका ये आउटपुट वेवफॉर्म होगी इस RL के अक्रॉस इस तरीके की, ठीक है, बात हो गई क्लियर। तो इस तरीके से हमारा फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करता है। इसको आप पूरा पढ़ लेना, समझ लेना, जो मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखा है, कोई भी डिफरेंट बात नहीं लिखी है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि फुल वेव रेक्टिफायर मतलब पूरा रेक्टिफायर टॉपिक इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमीकंडक्टर चैप्टर में रेक्टिफायर हुआ या फिर आपके पास गेट्स जो है वो ही क्वेश्चन उसके ही बनते हैं, तो आपको उसको अच्छे से करना है, या फिर पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना इनको आपको अच्छे से करना है। उनका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी आपको अच्छे से करना है, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ मूव टू द बी पार्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बी पार्ट की। इस बी पार्ट में बोला गया है कि गिव द ट्रुथ टेबल एंड सर्किट सिंबल फॉर द NAND गेट, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है 3 मार्क्स, मतलब A एंड B 20 क्वेश्चन के दोनों मिला के 3 मार्क्स हैं, ठीक है। अब NAND गेट की बात करें तो NAND में क्या हमने पढ़ा था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब जो AND गेट है उसको जब हम एक नॉट से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो है NAND गेट बन जाता है। इसका सिंबल कैसे आया था कि AND को रखा और इस नॉट गेट का ये ले लेते हैं, तो अब ये सिंबल किसका है, ये वाला आपके NAND गेट का सिंबल होता है ये। यहाँ पर A एंड B जो है वो आपके इनपुट होते हैं, Y जो है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इसके बारे में, इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें तो ट्रुथ टेबल हमें किसकी याद होनी चाहिए, सबसे पहले आपको एंड की पता होनी चाहिए। तो एंड करता क्या था, A B Y, इसमें क्या था A B Y में 0 0 0 1 1 0 1 1, कितनी आएगी ये थी
किसकी टेबल है ये ट्रुथ टेबल? ये ट्रुथ टेबल है आपकी एंड गेट की, जब आपका नेंड नहीं है एंड है। अब जस्ट इसकी जो टेबल में आपका जो आउटपुट आता है इसको जस्ट आप इन्वर्ट कर दो तो आपका क्या मिल जाएगा? नेंड गेट का। क्यों? क्योंकि हमने इसी एंड गेट से हमने एक इन्वर्टर कनेक्ट करा है जो इसके आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको एंड गेट की टेबल पता है, सब कुछ पता है, तो आप इसका तो लिख ही लोगे। देखो 0 0 पर एंड में मिलता था 0, पर नेंड में इन्वर्ट हो गया 1, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 और 1 1 पे 0, इसका जस्ट इन्वर्ट। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन तो ना बहुत सिंपल है। अगर आपको गेट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो उसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन आया है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स, है ना। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारा आता है सेक्शन डी के अंदर, जो जहां पर आपका जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना है। एक बार इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि द टीचर्स ऑफ गीताज स्कूल टुक द स्टूडेंट्स ऑन अ स्टडी ट्रिप टू अ पावर जनरेटिंग स्टेशन लोकेटेड नियरली 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। द टीचर एक्सप्लेन दैट electrical energy is transmitted over such a long distance to their city in the form of alternating current raised to a high voltage। बोला गया है at the receiving end in the city the voltage जो है वो कम कर दिया जाता है। ऐसा रिजल्ट जो पावर लॉस है वो भी कम हो जाते हैं। गीता listened to the teacher and asked questions about how the AC is converted to higher or lower voltage। तो उसका पहला क्वेश्चन जो था उसने बोला कि name the device used to change the alternating voltage to a higher or lower value। एंड आपको यहाँ पर स्टेट करना है उनका एक कॉज पावर डिसिपेशन का उस डिवाइस के अंदर। तो मुझे ये बताओ कैसी कौन सी डिवाइस थी जिसके हम चेंज कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई कर देते हैं, लो भी कर देते हैं। तो वो डिवाइस का नाम होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। सबने पढ़ा है इसके अंदर। जब हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा हुआ है तो ट्रांसफॉर्मर में हमने ये भी पढ़ा है कि उसमें पावर डिसिपेशन के होने के कॉजेस भी पढ़े। तो बहुत सारे कॉजेस थे, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक कॉज बताना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पर हो सकता है कि उसके कोर लॉसेस के कारण वहां पर क्या हो रहा हो, पावर डिसिपेशन हो रहा हो। अब कोर लॉसेस क्या होते हैं? कोर लॉसेस होते हैं जनरली इन द कोर, ठीक है, कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। अब इस कोर लॉसेस के होने के रीजन होते हैं ड्यू टू एडी करेंट्स एंड हिस्टेरेसिस लूप इन द कोर ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण देखो होता क्या है कि ये जो कोर लॉसेस है कोर में अकर होते हैं, ये अकर होते हैं एडी करंट्स और हिस्टेरेसिस लूप के कारण। एडी करंट्स क्या होते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर को, किसी भी चीज को अगर हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वहां पर जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड होता है उसको यहाँ पर बोला गया है एडी करंट। अब यहाँ पर ये एडी करंट हिस्टेरेसिस लूप जो आ रहा है कोर में वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो इंड्यूस करंट आ रहा है उसके कारण आ रहा है। अब उसमें जब ये सब चीजें चेंज होंगी तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण ये सब लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कोर लॉस लिखेंगे, कुछ लोग कॉपर लॉस भी लिख सकते हैं। कॉपर लॉस में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं वहां पर जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होते हैं उन रेजिस्टेंस के होने के कारण भी वहां पर एक जो लॉस प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं कॉपर लॉस, ठीक है। क्लियर हो गया? ड्यू टू द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दैट इज नोन एज कॉपर लॉस। तो वॉट एवर यू लाइक यू राइट वन कॉज अबाउट दिस, ठीक है। चलो मूव करते हैं इसके बी पार्ट पर। चलिए बात करते हैं इसके बी पार्ट की, जिसमें पूछा है एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ पावर लॉस इज रिड्यूस्ड इफ द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एज एन अल्टरनेटिंग करंट रेदर देन अ डायरेक्ट करंट। तो हम एसी मोर प्रेफर करते हैं डायरेक्ट करंट के ऊपर। तो उसमें पावर लॉस क्यों कम होता है? उसके लिए ये रीजन होता है कि यहाँ पर हम किस चीज का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर का, है ना। ट्रांसफॉर्मर का जो हम यूज करते हैं तो जब हम वहां से लॉन्ग डिस्टेंस से ऑल्टरनेटिंग करंट को लेकर आते हैं तो उस सिचुएशन में जो हमारा वोल्टेज रहता है उसको हम अप करके रखते हैं और जो करंट है उसको हम लो करके रखते हैं। वोल्टेज अप किस में करेंगे? हम ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, ठीक है। करंट को हम डाउन करके रखते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो पावर लॉस होता है, पावर लॉस जो है वायर में वो आपका रिड्यूस रहता है,
ठीक है, क्योंकि पावर लॉस जो है ट्रांसमिशन लाइन में वो I स्क्वायर आर होता है। अब जब आप करंट को डाउन करके रखोगे तो आपका जो पावर लॉस है ट्रांसमिशन लाइन में वो भी रिड्यूस्ड होके रहता है। अब दूसरी बात करें कि एसी को ही क्यों कर रहे हैं, क्यों पावर लॉस। अब दूसरा यहाँ पर ये रीजन होता है कि एसी क्या होता है, बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, कोई डायरेक्ट करंट तो आता नहीं, मतलब वो ऑल्टरनेटिंग, उसकी वैल्यू हाई एंड लो होती रहती है। देखो हाई है, फिर लो हुई, फिर हाई हुई, फिर एक पॉइंट पर आकर लो होगी। जब यहाँ पर ये सिचुएशन आती है, जब वो हाई से लो सिचुएशन में जाता है तो बीच में वो एक पॉइंट पर आके उसकी वैल्यू ना जीरो भी होती है। जब ये इसकी वैल्यू जीरो भी होती है तो इस सिचुएशन पर जो हमारा वायर होता है वो क्या होता है, वो कूल डाउन हो जाता है। देखो पहले इसकी वैल्यू एकदम से बढ़ती है पीक वैल्यू, फिर पीक वैल्यू घटती है, जीरो होती है, फिर जाके नीचे नेगेटिव में बढ़ती है। तो इस सिचुएशन में वायर को एक मौका मिलता है कूल डाउन होने का। जब वो कूल डाउन होने का उसे मौका मिलता है तो वायर जो है ना वो इतना गर्म नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसमें हीट लॉस नहीं होते हैं। इसीलिए जब हीट लॉस नहीं होंगे तो पावर भी कम लॉस होगी। तो ये दो रीजंस हैं जिनके कारण पावर लॉस जो है वो कम होता है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस से ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रेफर करते हैं ओवर अ डायरेक्ट करंट। अगर डायरेक्ट करंट आएगा तो कभी भी वायर को एक रेस्ट कूल डाउन होने का मौका नहीं मिलेगा, वो गर्म होगा तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा। ठीक है, चलिए बी पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो इसके सी पार्ट में पूछा है कि आपको दो वैल्यूज लिखनी है, टीचर्स की एंड गीता की। अब टीचर की अगर बात करें तो टीचर जब उसे वहां पर लेकर गया, वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो टीचर है वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, उसे नॉलेज है इस सब चीजों की। तो पहली उसकी क्वालिटी हो जाएगी टीचर की, दैट इज इंटेलिजेंट, और उसको एनालिटिकल नॉलेज भी काफी है। जहां पे वो लेकर गया है, जहां पे उसने सारी चीजों को एनालिटिकल नॉलेज भी बच्चों को दे रहा है, तो एनालिटिकल नॉलेज है उसको। ठीक है, अब बात करें अगर गीता की, तो गीता जो पर्सन है, जब उसने वहां पर देखा, उसने सारी चीजों को लिसन किया, ऑब्जर्व किया, तो मतलब वो ऑब्जर्व अच्छा करती है, ऑब्जर्वेबल पर्सन है वो। दूसरा, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, मतलब वो क्यूरियस पर्सन है, उसे सारी चीजों जो उसने देखी वहां पर उसको उसके बारे में अच्छे से जानने का उसका मन है, तो वो क्यूरियस हुई। तो ये दो क्वालिटी है आपकी गीता की, टीचर की क्वालिटी यहाँ पर लिखी हुई है। उस तरीके से आप भी क्वेश्चन को पढ़कर समझकर अपने मन से भी वहां पर उनकी दो क्वालिटीज मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, इसमें आपके जो मार्क्स है ना वो एग्जामिनर लॉक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेगा, जहां से आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट सेक्शन, जिसका नाम होगा सेक्शन ई, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो है ना 4-5 मार्क्स के होने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस में मार्क्स आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको मार्क्स अच्छे से मिले वहां पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जहां से स्टार्टिंग हो रही है हमारे सेक्शन ई की, जहां पर सारे क्वेश्चंस होंगे हमारे 5 मार्क्स के। तो हमें अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क्स ही अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला पार्ट है यहाँ पर डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, देन बताना है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। देन आपको एक सिचुएशन दी है कि एक पॉइंट चार्ज है Q एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, जिसकी साइड है इस स्क्वायर की d। अब यहाँ पर देन आपको यूज करना है गॉस लॉ, और आपको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालना है। से पहले हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी सरफेस के अक्रॉस जितनी लाइन ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स intersect this surface normally, that is known as electric flux। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक lines of force passing through the surface normally, देखो नॉर्मली जा रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। अब ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता होता है, ना कि डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। चलो ये भी हो गया, यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। अब अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पर सिर्फ इसका एक फेस हमको दिख रहा है जिस पर हमारा चार्ज रखा है। अब अगर इसको हम पूरा क्लोज करें, मतलब मान लेते हैं
हैं, कुछ इस तरीके का जो कवर होगा। इस कवर के इस वाले पर आपको क्या दी है, एक d/2 डिस्टेंस पर आपको चार्ज दी है। सिर्फ एक फेस पर ये चार्ज है। इसमें टोटल कितने फेस होंगे, 6 फेसेस होते हैं। अगर स्क्वायर को आप पूरा कवर करोगे तो क्यूब की तरह दिखेगा। क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अगर गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ का क्या कहना था, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इनसाइड द सरफेस जितना चार्ज है वो रहेगा। अब यहां पर कितने फेसेस हैं, ये 6 फेसेस है। अब ये कितने के बराबर होगा, फिर यहां पर अगर एक्सप्रेशन निकालोगे, क्योंकि सिर्फ एक पर है तो अब यहां पर इस क्यूब में सिमेट्री होती है। अब सिमेट्री के कारण जो फ्लक्स है थ्रू वन फेस इज 1/6 ऑफ द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इस क्यूब का जितना फ्लक्स होगा उसके 1/6 होगा, क्योंकि एक पर आपका चार्ज है ना। तो यहां पर आपका फिर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 1/6। अगर मान लेते इस पूरे क्यूब का ये फ्लक्स है, ठीक है, तो 1/6 हो गया है, 1/6 ऑफ द क्यूब एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा आपका इसका एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत कोई नहीं ना। सिर्फ एक फेस को अगर हम देखें 6 फेसेस की तो वो 1/6 होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो कि यहाँ पर आप ये सब चीजें जरूर लिख देना। यहीं पर आपका इसका ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पर। अब इसके बी पार्ट में क्या बोला गया है कि बी पार्ट में सिचुएशन जो है वो ये दी गई है कि इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू अ डिस्टेंस डी from the center of the square and the side of the square is get doubled। जो साइड पहले d थी अब उसको उसने डबल कर दिया है, 2d कर दी है, डबल हो गई है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने देखा क्या था, पहले जो हमारी साइड थी वो d थी, अब इस क्यूब की जो साइड है वो हमने कर दी है डबल। ठीक है, इतनी बात आ गई। एंड जो पहले हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला था दैट इज 1/6 ऑफ क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू द क्यूब सिमेट्री। इतना हमने देखा था। अब मुझे ये बताओ क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, ये फ्लक्स था ना हमारा, इस पर कहीं पर भी इस साइड से कोई रिलेशन है, नहीं है। तो साइड को अब चाहे हम डबल करें, है ना, चाहे हम डबल करें या हाफ करें, कोई फर्क पड़ना चाहिए। कहीं पर भी आपको दिख रहा है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉट एवर इट इज, नहीं ना। तो यहां पर आप लिखोगे इट रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depends on the side of a square or position of charge। ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी पोजीशन लेके जाओ, बट शर्त पर इतनी सी है कि जो चार्ज है वो एनक्लोज्ड रहे। तो चार्ज तो अभी भी एनक्लोज्ड है इसके अंदर, तो इसीलिए जो फ्लक्स है हमारा वो अभी सेम रहेगा। हाँ, अगर हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इंक्रीज होता या डिक्रीज होता तो हमारे फ्लक्स पर जरूर फर्क पड़ता, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, है ना। तो फ्लक्स इज ओनली डिपेंड्स ऑन टू द amount of charge, not on the size of the cube or size of the material or position of the charge, it only depends upon the amount। तो अब जो हमारी पोजीशन थी चार्ज की वो d डिस्टेंस पर आ गई है, ये रही आपकी पोजीशन। यहाँ पर आपका चार्ज हो गया, इसकी जो डिस्टेंस है d हो गई है, पहले d/2 डिस्टेंस पर था, अब ये d डिस्टेंस पर है। उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी भी ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या था, क्यूब एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी भी ये एनक्लोज्ड है इस शेप के। क्लियर, तो हमारा इसका बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। बी पार्ट सॉल्व हुआ, ए पार्ट सॉल्व कर लिया, तो 24 जो क्वेश्चन था वो हमारा कितने मार्क्स का है बच्चों, 5 मार्क्स का है। सिर्फ यहाँ पर ये लॉजिक के कारण ये 5 मार्क्स के, वरना इन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपको ये लॉजिक नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पे गलत करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा तो पूरे 5 मार्क्स चले जाएंगे। इसीलिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी अच्छे से थॉरो स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिविजन इज plays a very critical role whatever exam you have, either your board exam or
competition exams. That revision is the key of success, you can say. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम 25th क्वेश्चन पर। तो बच्चों, बिफोर मूविंग टू द 25th क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व द और पार्ट ऑफ द 24th क्वेश्चन। इसके पार्ट में बोला गया है कि आपको गॉस लॉ का यूज करना है टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू यू, दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन। तो आपने ये एक लाइन बना ली, ये कितनी एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, हमने मान लिया वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है। व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एल। ठीक है, व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस, बिकॉज अब यहाँ पे गॉसियन सरफेस अभी है नहीं। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि गॉस लॉ आप बिना गॉसियन सरफेस के कर सकते हो कैलकुलेट? नहीं ना। तो यहाँ पर आप अज्यूम करोगे एक गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसके लिए एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। एंड हम मान लेते हैं इस पॉइंट P जो है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कैलकुलेटेड है इस लाइन ऑफ चार्ज से। ठीक है, उसको हमने डिस्टेंस कितनी मान ली है? R मान ली है। ये भी बात हो गई। चलो, अब हम जानते हैं कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, रेडियली आउटवर्ड होगी। चलो, एंड यू हैव टू अज्यूम द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस, एक सरफेस ये है, एक ये है और एक ये वाला है। अब इस केस के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर इतना ही पोर्शन देखो तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली इसका एरिया वेक्टर यहाँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो 90 डिग्री। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली कंसिडर करो चाहे यहाँ वाली कंसिडर करो, परपेंडिकुलर ही होगी। थर्ड केस की बात करें, क्योंकि थर्ड केस में आपका जो रेडियल डिस्टेंस है वो इतनी, हम मान लेते छोटा सरफेस ये रहा, इसके लिए अगर एरिया वेक्टर देखोगे तो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन, मतलब थीटा यहाँ पर 0 है। इतनी बात भी हो गई। फिर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कंसीडर एन गॉसियन सरफेस ऑफ लेंथ L हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इज लैम्डा कूलम पर मीटर। Now consider a point P to the perpendicular distance of the charged straight wire at a distance of R. Now according to the Gauss law ने क्या कहा? Gauss law ने कहा कि जो E vector dot ds vector is equal to, आप कह लो da vector is equal to the charge enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहा था गॉस ने। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर लो। व्हाट इज डीए हियर? डीए इज द टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर गॉसियन सरफेस कितने हैं हमारे पास? 3 गॉसियन सरफेस है, तो तीनों गॉसियन सरफेस के लिए ही कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे मैं टोटल अगर बात करूं तो अगर इसको मैं ई वेक्टर डॉट डी वी ए वेक्टर को ओपन करूंगी तो क्या आएगा? ई डी ए कॉस थीटा ओपन होकर आएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यहाँ पर कितने गॉसियन सरफेस है? ये 3 है। तो पहले फर्स्ट ई डी ए कॉस थीटा प्लस सेकेंड ई डी ए कॉस थीटा प्लस थर्ड ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर दीज 2 केसेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर है थीटा इज इक्वल टू 0। सिंस cos 90 इज 0, दिस होल टर्म बिकम 0। ठीक है, तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या? ओनली थर्ड सरफेस ई डी ए cos 0 क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई डी ए बचा आपके पास, ठीक, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें देखो तो व्हाट इज दिस वन? आपका ई इंटीग्रेशन में है। अब मुझे ये बताओ
कि इस डी ए क्या है, टोटल सरफेस एरिया किसका होगा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस क्या है, एक सिलेंड्रिकल है, तो डी ए क्या होगा 2πr_l, यही होता है सिलेंड्रिकल का। तो ये कितना ओपन होकर आएगा, E मल्टीप्लाई 2πr_l इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज क्यू एनक्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कितना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी हमें क्या दी है, चार्ज डेंसिटी भी दी है, तो क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू द क्यू। सो व्हाट इज क्यू फ्रॉम हेयर, लैम्डा एल। नाउ पुट द लैम्डा एल हेयर, तो ये हो जाएगा E मल्टीप्लाई 2πr_l इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल हो गया है कैंसिल, E विल बिकम लैम्डा अपॉन 2πr epsilon naught. What is the unit of the electric field? It is Newton per coulomb. What is lambda? Lambda is the linear charge density. What is our perpendicular distance from the positively charged wire to the point P? ठीक है, एप्सिलॉन सब लोग जानते ही हैं. So this is the expression for the electric field due to straight uniformly charged infinite line of charge density lambda coulomb per meter. तो आप इस तरीके से पूरा वहां पर क्लोज कर दोगे एंड फिर देखोगे इसका बी पार्ट. बट यहाँ पर ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करना. इस गॉसियन सरफेस और इसमें जो 90 डिग्री 0 डिग्री क्यों है ये आपको अच्छे से पता, रटना नहीं है, अच्छे से मालूम होना चाहिए. ठीक है, क्यों इसकी रेडियली आउटवर्ड है. अगर आपको पता ही नहीं तो आपसे बना दोगे, पता होना चाहिए ना कि पॉजिटिवली चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होती है. इस तरीके से करोगे सिंपल लगेगा. नाउ मूव टू द बी पोर्शन. चलिए बात करते हैं इसके बी पोर्शन की, जिसमें बोला है ड्रॉ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो लाइन ऑफ चार्ज से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो आर थी. अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, दैट इज 2πr एप्सिलॉन नॉट. फ्रॉम here you can conclude that electric field is inversely proportional to the perpendicular distance r from the line of charge. If it is going to be like this, then the graph between the electric field and r. So we all know about the inversely proportional graph. Everybody knows about this. I think so. ठीक है, तो वो किस तरीके से बनेगा. अगर हमारा E बढ़ेगा तो R घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा. इस तरीके से होता है कंडीशन. तो ये कुछ इस तरीके से बनता है. सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन E एंड R फॉर दिस केस. ठीक है, आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे. क्लियर, यहीं पर आपका बी पोर्शन भी खत्म हो जाएगा. अब देखेंगे इसका सी पार्ट. तो चलिए बात करते हैं इसके सी पार्ट की, जिसमें पूछा गया है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q. चार्ज Q को परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 R2 से आपको वापस लेकर आना है. R2 जो है वो बड़ा है तो हमने R2 इधर लिखा है, R1 इधर लिखा है. अब मुझे आप ये बताओ कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम वर्क डन जो है करेंगे यहाँ पर तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में करना पड़ेगा. तो वर्क डन यहाँ पर अगर उसके अगेंस्ट में होगा तो वर्क डन क्या होगा, DW क्या होगा, नेगेटिव होगा. एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट DR वेक्टर. R है इसलिए DR ले रहे हैं. व्हाट इज F? F इज इक्वल टू QE, दैट एवरीवन नोज अबाउट इट. तो अगर हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करें, QE वेक्टर आएगा डॉट DR वेक्टर. अब मुझे ये बताओ DR वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है. ठीक है, E वेक्टर तो हमारा इस डायरेक्शन में है ही. अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस QE DR cos थीटा. व्हाट इज थीटा हेयर, थीटा इज इक्वल टू 0 हेयर. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस QE DR हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस के लिए हमें पता है दैट इज लैम्डा अपॉन 2πr epsilon naught is the electric field. Now put the value of the electric field. Q lambda upon 2πr epsilon naught dr. ठीक है, यहां पर है dw. Now integrate both the side. dw कहां से कहां तक की लिमिट रखेंगे, यहां पर हम कहां से कहां तक की लिमिट रखोगे आप, वर्क डन इक्वल टू इसके बराबर है कितनी से कितनी, छोटी लिमिट कितनी इनिशियल, R1 R2. ठीक है, क्या Q वेरी करेगा, नहीं करेगा. माइनस बाहर निकाल लो, Q बाहर निकाल लो, लैम्डा बाहर निकाल लो, और क्या बाहर निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो 2π एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल सकते हो. नाउ R1 R2 and 1 upon R dot dr. What is the integration of the 1 upon R? It is the log R.
ठीक है, यही होता है ना ln, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जब आप लिमिट भी पुट कर दोगे तो कितना आएगा कैलकुलेट होकर, कितना आएगा ln r, और उसकी लिमिट हो जाएगी r1 r2, और करोगे सॉल्व तो ये आएगा माइनस क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 माइनस ln r1, दिस वन। अब अगर चाहो आप तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो मैं ये माइनस साइन मेरा हट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों हटाया, क्योंकि इसको नेगेटिव भी बाहर निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा ln r1 माइनस ln r2, और इसको आप लिख सकते हो क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r1 अपॉन ln r2। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो दिस इज योर वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज q फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2, ठीक है, जहां पर r2 की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है r1 से। सो दिस इज योर वर्क डन एक्सप्रेशन फॉर दिस केस। सिर्फ आपको यहाँ पर जो आपने अभी दो पार्ट में निकाला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना, F की जगह पर आप क्या रखोगे, ये नेगेटिव क्यों है, सब चीजें पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में कि 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है। पता ही नहीं होगा तो यही पटक जाओगे, आगे क्या करोगे, है ना। तो बच्चों आई होप आज का हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन किया है वो आपने अच्छे से करा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करने से हमें इतना तो आइडिया पड़ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है जो हर बार पेपर में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ ही जाते हैं। तो आई थिंक आपने भी अच्छे से की है, और जैसा कि आप जानते ही हो लर्नोवा फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।